नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 21 जून 2023 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड फर्स्ट ईयर BD 105 वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय या अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट का यूनिट 2 अध्ययन विषयों का ऐतिहासिक पक्ष का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय, आप लोग ध्यान रखना जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी है वहाँ पर बीएड सेकंड सेमेस्टर में BD 202 है, ठीक है, और 180 अंक का है। समय 1.5 घंटा अर्थात 90 मिनट है। यही पेपर जो आगरा यूनिवर्सिटी में है, ध्यान रखना, BD 105 है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर हो गया। बीएड सेकंड सेमेस्टर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में BD 202 के नाम से जाना जाता है और आगरा यूनिवर्सिटी में BD 105 के नाम से, क्योंकि वहाँ वार्षिक एग्जाम है, ठीक है, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में सेमेस्टर वाइज है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। दोनों जगह समय 1.5 घंटा अर्थात 90 मिनट रहेगा। आगरा यूनिवर्सिटी में 100 प्रश्न रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में 75 प्रश्न रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा। इसका यूनिट 2 अध्ययन विषयों का ऐतिहासिक पक्ष, इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे, 2 पार्ट में हल करेंगे, ठीक है। ये पहला पार्ट है। आप लोग ध्यान रखना, जो लिंक दिया गया है ये डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाने का है, BD 202 का प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। पहला प्रश्न है इसका, सामाजिक विज्ञान का विकास किसके बल पर है? सामाजिक विज्ञान का विकास किसके बल पर है? A समाज, B जीवन स्तर, C पर्यावरण, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा D उपयुक्त सभी। 2022 में भी आ चुका है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और 16 में भी आया था। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का संबंध है A मनुष्य के जन्म से, B मनुष्य के संगठन से, C मनुष्य के विकास से, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा D उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा का अर्थ है A व्यक्तिवाणी, B बोलना, C A B दोनों, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा C A B दोनों। अगला प्रश्न है, छात्रों के चारित्रिक निर्माण में सहायता करना तथा उनकी भाषा को उन्नत करना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? A शुद्धता, B गति, C शुद्धता एवं गति, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा C शुद्धता एवं गति। अगला प्रश्न है, मौखिक कौशल में ध्यान रखने योग्य बातें हैं। A शुद्ध उच्चारण, B शुद्ध संप्रेषण, C A B दोनों, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा C A B दोनों। मौखिक कौशल में ध्यान रखने योग्य बातें हैं, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध संप्रेषण दोनों। ध्यान रखना, मॉडल पेपर में D दिया गया है जो कि गलत है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक। और मौखिक कौशल आप बात कर रहे हैं, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए बिल्कुल सही, और शुद्ध संप्रेषण मतलब सही से कम्युनिकेशन, शुद्ध कम्युनिकेशन होना चाहिए, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, भाषा में कौन कौन से रूप होते हैं? A मौखिक, B लिखित, C संकेतिक, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका D उपयुक्त सभी। मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है, सांकेतिक भी, ये तीनों जो है भाषा के रूप हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। भाषा के ध्यान रखना, भाषा जो है 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? शाब्दिक और अशाब्दिक। अब शाब्दिक में क्या है? शाब्दिक 3 प्रकार की है, शाब्दिक में भी आप देखेंगे 2 प्रकार की है, ठीक है, मौखिक और लिखित। और अगला जो है अशाब्दिक है। अशाब्दिक में क्या है? 3 प्रकार का है, कौन कौन से? वाणी संकेत, स्पर्श, चक्षु संपर्क एवं मुद्राएं। अगला प्रश्न है, बोलने में किस अभिव्यक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है? A मौखिक, B लिखित, C A B दोनों, D इनमें से उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 7 का। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, बोलने में किस अभिव्यक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोलने में साफ शब्दों में एकदम सरल सवाल है, ए मौखिक हो जाएगा। ठीक, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि बोलने की बात कर रहा है ना, तो मौखिक हो जाएगा, लिखित यहाँ पर हो ही नहीं रहा है। अगला प्रश्न है, मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्रियाओं में से सबसे अधिक की क्रिया करनी पड़ती है। ए सुनने की, बी बोलने की, सी पढ़ने की, डी लिखने की। तो पूछ रहा है कि मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने, इन चारों में से सबसे अधिक कौन सा यूज करना पड़ता है, किसका प्रयोग होता है। सही जवाब हो जाएगा ए, सुनने का सबसे अधिक प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, अच्छे वाचन के बिना ना तो व्यक्ति अच्छा प्रवक्ता बन सकता है और ना ही अच्छा ए लेखक, बी वक्ता, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, लेखक। ध्यान रखना, अच्छे वाचन के बिना न तो व्यक्ति अच्छा प्रवक्ता बन सकता था, बोल सकता और न ही अच्छा लेखक बन सकता है। अब यहाँ वक्ता है तो फिर यहाँ भी वक्ता तो इस सब तो हो नहीं सकता, इसलिए ए ही सही होगा, बहुत आसान है। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट का तात्पर्य ही बोलना कहलाता है। ए उच्चारण, बी भाषण, सी उच्चारण तथा भाषण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, उच्चारण तथा भाषण। अगला प्रश्न है, लिखित रूप में सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है। ए मात्राओं का ज्ञान, बी मात्रा लगाने का तरीका, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण समस्या के निराकरण हेतु करना चाहिए। ए हिंदी की आधारभूत संरचना का निर्माण, बी आधारभूत शब्दावली का संचयन, सी आधारभूत शब्दावली का वर्गीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 12 में डी, सभी। अगला प्रश्न है, हिंदी की लिपि है। ए गुरुमुखी, बी फारसी, सी देवनागरी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, हिंदी क्या है, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है, और हिंदी हमारी राजभाषा है। ये भाग 17 और अनुच्छेद 343 1 में कहा गया है। ठीक है, हिंदी हमारी राजभाषा है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। और लिपि कैसे, देवनागरी है। अगला प्रश्न है, हिंदी की व्याकरण संरचना में ध्यान रखा जाता है। ए लिंग का, बी वचन का, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रत्येक भाषा के पक्ष माने जाते हैं। ए पढ़ना, बी लिखना, सी व्याकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, उपयुक्त तीनों, पढ़ना, लिखना और व्याकरण तीनों भाषा के पक्ष माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में इकाई को पढ़ाने के बाद उसे किन भागों में बांटा जाता है। ए उप इकाइयों, बी दैनिक पाठों, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, छात्रों में शुद्धता एवं शीघ्रता का अभ्यास डालने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि उन्हें यथासंभव अधिकाधिक मात्रा में प्रश्न हल करने का अभ्यास कराया जाए। यह कथन है ए प्रोफेसर कुप्पू स्वामी अयंगर का, बी श्री रावत तथा अग्रवाल का, सी तिवारी का, डी ओडन का। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रोफेसर कुप्पा स्वामी अयंगर का। अगला प्रश्न है, संख्यांक पठन की पद्धति होती है। ए भारतीय पद्धति, बी रोमन पद्धति, सी अंग्रेजी पद्धति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय पद्धति में संख्या लिखना प्रारंभ की जाती है। ए बाईं ओर से, ध्यान रखना, भारतीय पद्धति में संख्या लिखना प्रारंभ की जाती है। ए बाईं ओर से, बी बीच में से, सी दाईं ओर से, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, बाईं ओर से। आप लोग पता होगा, इधर से हम लोग इस तरह से रहता है लाइन, अगर तो हम लोग इधर से ही लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसे लिखना शुरू करते हैं, तो बाईं ओर से दाईं ओर चलते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आप लोग बताइए कौन सी? 1 2 3 4 इस तरह से 9 होता है। 9 जो है सबसे एक अंक की बड़ी संख्या है। ठीक है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगा। 3 अंक की 399 हो जाएगा। 4 अंक का 499 हो जाएगा। ठीक है, 99। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, गणित में शीघ्रता एवं शुद्धता का गुण व्यक्ति को बनाता है। ए व्यवहारिक, बी सफल, सी व्यवहारिक एवं सफल दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 21 का सी, व्यवहारिक एवं सफल दोनों। अगला प्रश्न है, लगभग 80% पिछड़े छात्रों का शारीरिक विकास मंद गति से होता है, यह कथन है। तो किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा सी, वर्ट का। अगला प्रश्न है, अनुपस्थिति में प्रायः बालक किसी महत्वपूर्ण कार्य से वंचित हो जाता है, विशेषता अंक गणित में, और उसकी पूर्ति वह कभी नहीं कर पाता है। किसी आधारभूत प्रक्रिया में दुर्बलता यथा भाग अथवा साधारण भिन्न में उसे सदा के लिए पीछे कर देता है, यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, ओडन का। गृह कार्य अभ्यास के लिए दिया जाता है, ध्यान रखना। गृह कार्य जो है यह अभ्यास के लिए दिया जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। अशुद्धियां पाई जाती हैं, ए सिद्धांत संबंधी, बी जोड़ व घटाना संबंधी, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, निगमन विधि का उपयोग है, इस सूत्र की स्थापना, बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सी सूत्र का प्रयोग, डी मानसिक क्षमता बढ़ाना। सही जवाब हो जाएगा सी, सूत्र का विकास। निगमन विधि में ध्यान रखना, जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय पहले से स्थापित किसी नियम या सूत्र का प्रयोग करते हुए किसी उदाहरण को कम समय में स्पष्ट कर देता है तो वह निगमन विधि। आप लोग ऐसे याद रखिए, निगमन विधि का मतलब होता है नियम के अनुसार चलना। ठीक है, पहले कोई चीज़ समझाना, फिर उसे प्रश्न पूछना है, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन आगमन में क्या होता है? कठिन होता है, पहले कठिन फिर सरल, उल्टा करता है। ठीक है, निगमन के समय नकारात्मक सूत्र प्रभावित रहते हैं, जैसे ज्ञात से अज्ञात। पहले सरल चीज़ पढ़ाइए नियम के अनुसार क्या है, उसके बाद कठिन में जाइए, सामान्य से विशिष्ट में जाइए। ठीक है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, इस तरह से रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहले उदाहरण देना तथा उदाहरण के आधार पर निष्कर्ष निकालना या क्रिया संबंधित है। जस्ट हम लोग देख चुके हैं, इसको बता चुके हैं। पहले उदाहरण देना, फिर उदाहरण के आधार पर निष्कर्ष निकालना या क्रिया संबंधित है। ए निगमन विधि से, बी आगमन विधि से, सी संश्लेषण विधि से, डी विश्लेषण विधि से। सही जवाब हो जाएगा ए निगमन विधि से। अगला प्रश्न है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ध्यान रखना, ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है। ए विश्लेषण विधि, बी संश्लेषण विधि, सी आगमन, डी प्रयोगात्मक विधि। सही जवाब हो जाएगा सी। ध्यान रखना, ज्ञात से अज्ञात की ओर बात कर रहा है, सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। लेकिन जो निगमन विधि होता है उसमें क्या होता है? पहले उसमें 27 का सही जवाब हो जाएगा सी। तो आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा इसको। सही जवाब हो जाएगा 27 का सी। आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है। जब एक शिक्षक किसी उदाहरण के सहयोग से विषय वस्तु को स्पष्ट करते हुए किसी नियम तक पहुंचता है तो वह सकारात्मक सूत्र का सहयोग लेता है। इसे ये आगमन उपागम कहते हैं। इस उपागम में ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, ध्यान रखना, स्थूल से सूक्ष्म, विश्लेषण से संश्लेषण। ठीक है, आगमन विधि में क्या होता है? उल्टा रहता है। देखो, विशिष्ट से सामान्य की ओर जा रहा है। निगमन में क्या है? पहले सामान्य फिर विशिष्ट। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न, दोनों आगमन और निगमन दोनों महत्वपूर्ण यूपी टेस्ट सिटी में पूछा जाता है, इसलिए आप उससे पढ़ के ही अच्छे से जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्लेषण विधि से संबंधित है? विश्लेषण विधि से ए ज्ञान का समग्र रूप, बी ज्ञान संबंधी सूत्र का प्रतिपादन, सी ज्ञान का विखंडन,
डी ज्ञान संबंधी सूत्र का प्रयोग। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, ज्ञान का विखंडन। 28 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए? ए विश्लेषण विधि का, बी आगमन विधि का, सी निगमन विधि का, डी ह्यूरिस्टिक विधि का। सही जवाब हो जाएगा ए, विश्लेषण विधि का। ध्यान रखना, ज्यामिति में क्या होता है, ज्यामिति, रेखा गणित, ये सब क्या है? विश्लेषण विधि है। कंफ्यूज नहीं होता, महत्वपूर्ण है। संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकालना चाहता है। संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है, यह कथन है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए, प्रोफेसर यूं का। अगला प्रश्न है, इस तरह से जो रोचक कथन होते हैं अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान का महत्वपूर्ण है। वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने का उदाहरण किस विधि के अंतर्गत उपयुक्त है? ए विश्लेषण विधि, बी संश्लेषण विधि, सी आगमन विधि, डी प्रयोगात्मक विधि। सही जवाब हो जाएगा ए, विश्लेषण विधि। आप लोग ध्यान रखना, यह जो प्रैक्टिस सेट है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, जो बीएड सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम 21 जून से होने जा रहा है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आगरा यूनिवर्सिटी के जो वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है BD 105, ध्यान रखना, वहाँ पर वार्षिक एग्जाम है, तो इसलिए वहाँ पर BD 105 है। ठीक है, विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय सेम रहेगा, तो वहाँ के लिए भी है। वहाँ पर 40 अंक का है और यहाँ पर 80 अंक का है, तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, हर जगह शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जैसे यहाँ पर सेमेस्टर एग्जाम हो जाएगा, फिर से हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी का हल करेंगे, तो वहाँ पर प्रॉपर उसका नाम लिखेंगे, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, अभी जो पहले पास में है राजा महेंद्र प्रताप सिंह का, इसलिए पहले इसका नाम डाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने थंबनेल में भी लिख दिया है आगरा यूनिवर्सिटी BD 105, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न है, किसी विधि में नवीन विषय की स्थापना उदाहरणों द्वारा की जाती है? ए विश्लेषण विधि, बी निगमन विधि, सी आगमन विधि, डी संश्लेषण विधि। सही जवाब हो जाएगा सी, आगमन विधि। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, अज्ञानात्मक विधि वह है जिसमें उदाहरणों द्वारा नए नियम स्थापित किए जाते हैं। शिक्षार्थी सामान्य से विशिष्ट की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर और सूत्र से उदाहरणों की ओर अग्रसर होता है। अगला प्रश्न है, गणित विषय में अभ्यास किया जाता है? ए सूत्र का, बी नियम का, सी सिद्धांत का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। लिखित अभ्यास कार्यों में उचित कुशलता किस प्रकार आती है? ए लिखित कार्यों से, बी गृह कार्यों से, सी मौखिक कार्यों से, डी उपयुक्त सभी। यहाँ पूछ रहा है लिखित अभ्यास से उचित कुशलता किस प्रकार आती है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए। ध्यान रखना, जब लिखित कार्य करोगे ना, तो लिखित कार्यों से ही आ जाएगी। लिखित अभ्यास कार्यों से उचित कुशलता किस प्रकार आती है? तो लिखित कार्यों से। ठीक है, और इस तरह से मौखिक कार्य से तो लिखित अभ्यास होगा नहीं, तो इसलिए ध्यान रखना, लिखित अभ्यास कार्यों में उचित कुशलता किस प्रकार आती है, तो लिखित कार्य से ही आएगी। ठीक है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए? ए सरल, बी कठोर, सी अत्यधिक सरल, डी अत्यधिक कठोर। तो ध्यान रखना, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा बी, कठोर। अगला प्रश्न है, ग्लोब में जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बनी होती हैं उन्हें कहते हैं? आप ग्लोब देखोगे, छोटा भी आता है, चाहे खरीद सकते हो, तैयारी करने वाले बच्चों को पता होगा। तो ग्लोब में जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बनी होती हैं उन्हें कहते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर, इस तरह से। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ग्लोब होता है इस तरह से अंडाकार से, यहाँ पर पूर्व से पश्चिम बोल रहा है, इस तरह से जो रेखाएं बनी होती हैं उन्हें क्या, और इस तरह से बनी रहती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर भी। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? जो इस तरह से रहती हैं इन्हें देशांतर कहते हैं। ठीक, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना।
तो ग्लोब में जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बनी होती हैं उन्हें कहते हैं ए अक्षांश रेखाएं, बी समांतर रेखाएं, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। क्लियर हो गया। जो इस तरह से रहती है, इसमें जो बनी रहते हैं इस तरह से, इसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं, सभी बराबर दूरी होती हैं। ठीक है। और अगर इस तरह से पूछ ले उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर, तो इसे देशांतर कहते हैं। अगला प्रश्न है, विषुवत वृत्त को हम कितना अक्षांश मानते हैं? विषुवत वृत्त ए 0 अंश, बी 1, 2, सी 2, डी 1.5। सही जवाब हो जाएगा 37 का ए 0। जो बीच इस तरह जो रहता है, ध्यान रखना, इस तरह जो बना रहता है, इसमें जो 0 अंश पे होता है 0, इसे जो है विषुवत वृत्त कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो अक्षांश विषुवत रेखा से 23/1/2 उत्तर में स्थित है वह है ए मकर रेखा, बी कर्क रेखा, सी आर्कटिक रेखा, डी अंटार्कटिक रेखा वृत्त। तो सही जवाब हो जाएगा 38 का। ध्यान रखना, पूछ रहा है जो अक्षांश विषुवत रेखा था 0 से 23/1/2 उत्तर दिशा में है, उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा बी कर्क रेखा। और यही दक्षिण में होता तो उसे मकर रेखा कहते हैं। क्लियर हो गया। इस तरह से आप मान लीजिए आपको ग्लोब है, ये विषुवत रेखा है 0 अंश। ठीक है। ये बोल रहा है यहाँ पर है 23/1/2, तो इसे क्या कहते हैं? कर्क। लेकिन अगर यही यहाँ पर होता, ये उत्तर में है, तो यही पर अगर दक्षिण में होता तो ये क्या हो जाता? मकर रेखा। ठीक है। 23/1/2 ही ये मकर रेखा हो जाता। कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। दोनों याद रखना, जब इस तरह से पूछा गया तो इस तरह भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर उत्तरी या दक्षिणी दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को कहते हैं। देखिए हम लोग पहले पूर्व से पश्चिम देखे अक्षांश और बताया भी तो उसमें क्या कहते हैं। तो अब उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, तो ए देशांतर रेखाएं, बी देशांतर वृत्त, सी समांतर रेखाएं, डी समांतर वृत्त। सही जवाब हो जाएगा इसका ए देशांतर रेखाएं। तो क्लियर हो गया। इस तरह से जो रहता है, जब इस तरह से रहता है तो क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। लेकिन जब ये पूछ रहा है इस तरह से मिलाने, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, जिसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। और जब वही पूर्व से पश्चिम होती है तो अक्षांश कहते हैं। अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाओं की 360 डिग्री पर, देशांतर रेखाओं की 360 डिग्रियां पार करने में कितना समय लगता है? ए 22 घंटे, बी 23 घंटे, सी 24 घंटे, डी 20 घंटे। सही जवाब हो जाएगा सी 24 घंटे। ध्यान रखना, इसका 24 घंटे रहेगा 360 डिग्री पार करने में। अगला प्रश्न है, एक योग्य नागरिक को किन किन बातों की सुरक्षा करना आवश्यक होता है? ऐतिहासिक परंपरा, बी आध्यात्मिक शक्ति के, सी संस्कृत की सुरक्षा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रचलित पाठ्यक्रम में किस प्रकार की शिक्षा हेतु व्यवस्था नहीं है? ए तकनीकी, बी व्यावसायिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी तकनीकी और व्यावसायिक दोनों की व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राइमरी स्तर के बालकों का पाठ्यक्रम होना चाहिए? ए शिक्षा केंद्रित, बी बाल केंद्रित, सी छात्र केंद्रित, डी पाठ्यक्रम केंद्रित। सही जवाब हो जाएगा बी बाल केंद्रित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है? ए अमनोवैज्ञानिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी सरल, डी कठिन। यहाँ पूछ रहा है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित जो पाठ्यक्रम होता है कैसे होता है? सही जवाब हो जाएगा ए अमनोवैज्ञानिक होता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में परंपरा पाठ्यक्रम भी कहते हैं इसे। पाठ्यक्रम में स्वरूप में विषय वस्तु को अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में बालक तथा उसकी रुचियां एवं योग्यताओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इसमें शिक्षक ही सर्वेसर्वा होता है। अगला प्रश्न है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में किन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता? ए रुचियों का, बी आवश्यकता का, सी योग्यताओं का, डी उपयुक्त सभी। हम लोग ऊपर देख भी चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, किसी का भी नहीं ध्यान रखा जाता है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए? ए क्रियाओं को, बी वस्तुओं को, सी विषयों को, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रभावी पाठ्यक्रम होना चाहिए? ए सरल, बी कठोर, सी अत्यधिक सरल, डी उपयुक्त सभी।
प्रभावी पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। प्रभावी जो होता है वो सरल, कठिन, अत्यधिक सरल सब होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मौखिक गणित का लाभ है ए समय व श्रम की बचत, बी शुद्धता का विकास, सी मानसिक क्षमता का विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। किसी प्रश्न में आपको संदेह हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्रश्न संख्या और बुक में है फिर गूगल में कहाँ मिल रहा है जरूर बताइएगा। प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ध्यान रखना यह आगरा यूनिवर्सिटी में BD 105 और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में BD 202 है। प्रश्न है, लिखित कार्यों द्वारा विकास होता है, ए बुद्धिमत्ता, बी सामाजिक, सी शारीरिक, डी उपयुक्त सभी। तो लिखित कार्यों द्वारा किसका विकास होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, बुद्धिमत्ता, बुद्धि का। अगला प्रश्न है, लिखित कार्यों को किया जाना चाहिए, ए स्पष्ट व सुंदर लिखाई में, बी चिन्हों में, सी पुनः लेखन में, डी उपयुक्त सभी। तो लिखित कार्यों को किया जाना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा ए, स्पष्ट व सुंदर लिखाई में। अगला प्रश्न है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है, ए आगमन विधि, बी संश्लेषण विधि, सी विश्लेषण विधि, डी निगमन विधि। तो पूछ रहा है इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर, सही जवाब हो जाएगा डी, निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है? नियम के अनुसार सामान्य से विशिष्ट की ओर, लेकिन मॉडल पेपर में ए दिया है तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगमन विधि का विशेषता क्या है? उदाहरण से नियम, स्थूल से सूक्ष्म, विशिष्ट से सामान्य, ठीक है, ये आगमन में है। ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त। लेकिन जो निगमन विधि है इसमें सूक्ष्म से स्थूल तक, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से मूर्त की ओर, नियम से उदाहरण तक। अगला प्रश्न है, किस विधि में अर्जित ज्ञान अस्थायी नहीं होता? महत्वपूर्ण है, यूपी सीटी में पूछा गया है। ए निगमन विधि में, बी आगमन विधि में, सी संश्लेषण विधि में, डी विश्लेषण विधि में। तो किस विधि में अर्जित ज्ञान अस्थायी नहीं होता? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, निगमन विधि में जो है ये अस्थायी नहीं होता। अगर मॉडल पेपर देखोगे तो आगमन दिया हुआ है जो कि गलत है। तो निगमन विधि में, निगमन विधि की सीमाएं दोष क्या है? इसमें द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्पष्ट और अस्थायी होता है। यह विधि बालक के तर्क, विचार व निर्णय शक्ति के विकास में सहायक नहीं है। यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत है क्योंकि इसमें स्मृति केवल केंद्रित विधि है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। यह विधि खोज करने की अपेक्षा रटने की प्रवृत्ति पर अधिक बल देती है। छात्र की मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता। हिंदी प्रारंभ करने वालों के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए विभिन्न सूत्रों, नियमों आदि को समझना बहुत कठिन होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना है तो सबसे उपयुक्त विधि है, ए आगमन, बी निगमन, सी संश्लेषण, डी विश्लेषण। सही जवाब हो जाएगा ए, आगमन विधि। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण द्वारा छात्रों को बनाया जा सकता है, ए बुद्धिमान, बी चतुर, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, दूसरे के विचारों और तर्क वितर्कों को समझने का प्रयत्न करने संबंधी उद्देश्य है, ए प्रयोगात्मक उद्देश्य, बी दृष्टिकोण संबंधी उद्देश्य, सी दक्षता संबंधी उद्देश्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, दृष्टिकोण संबंधी उद्देश्य। अगला प्रश्न है, ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्य को बांटा जाता है, ए 6, बी 4, सी 8, डी 3। सही जवाब हो जाएगा ए। ध्यान रखना, ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्य को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। सबसे उच्च कौन सा है? मूल्यांकन। सबसे निम्न कौन सा है? ध्यान रखना, ज्ञान है, पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, ज्ञान वर्ग के लिए आवश्यक है, ए बोध वर्ग, बी मूल्यांकन वर्ग, सी शिक्षा वर्ग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, बोध वर्ग। अगला प्रश्न है, मौखिक गणित में प्रश्नों का उत्तर निकाला जाता है, ए मन में, बी कागज में, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पूछ रहा मौखिक। सही जवाब हो जाएगा ए, मन में। अगला प्रश्न है,
रेखागणित की किसी साध्य का हल करने रेखागणित की किसी साध्य का हल ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग प्रायः होता है? ए विश्लेषण, बी आगमन, सी निगमन, डी ह्यूरिस्टिक विधि। सही जवाब हो जाएगा ए विश्लेषण विधि का। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी बीएड कर रहे हैं प्लीज। आगमन विधि का दोष है ए, इसमें बालक की रुचि का विकास नहीं होता, बालक अधिक समय में कम ज्ञान प्राप्त करता है, इस विधि द्वारा अस्थायी ज्ञान प्राप्त नहीं होता, डी बालक की सूझ एवं बुद्धि का के लिए उपयोग नहीं होता, बालक की सूझ एवं बुद्धि के लिए उपयोगी नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, बालक अधिक समय में कम ज्ञान प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है आगमन विधि उपयुक्त है ए सूत्र स्थापना के लिए, बी सूत्र द्वारा प्रश्न हल करने के लिए, सी समस्या का हल ढूंढने के लिए, डी समस्या को भलीभांति समझने के लिए। सही जवाब हो जाएगा ए सूत्र स्थापना के लिए। आगमनात्मक विधि सूत्र को स्थापित करने के उपयुक्त है क्योंकि यह विधि प्रेक्षणों द्वारा सिद्धांत बनाती है। अगला प्रश्न है गणित का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? ए क्रिया केंद्रित, बी रचनात्मक केंद्रित, सी उपयोगी केंद्रित, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए क्रिया केंद्रित। अगला प्रश्न है ध्यान रखना गणित का पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होता है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान हो, इसके लिए प्रयोगात्मक कार्य अधिक से अधिक रखा जाए। गणित की वह विषय वस्तु जो प्रयोगात्मक नहीं हो सकती उन्हें खेल विधियों से आकर्षक एवं सरलतम विधियों से छात्रों तक पहुंचाया जाए। अगला प्रश्न है बेकन के अनुसार गणित की विज्ञान के साथ क्या तुलना की गई है? बेकन के अनुसार गणित की विज्ञान के साथ क्या तुलना की गई है? ए विज्ञान के सिंह द्वार कहा गया, बी विज्ञान की कुंजी कहा, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ए क्या है? विज्ञान का सिंह द्वार कहा गया, ठीक है, बेकन के अनुसार गणित की विज्ञान के साथ क्या तुलना की गई, और बी जो है विज्ञान की कुंजी कहा गया, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका ध्यान रखना 63 का सी ए बी दोनों, विज्ञान का सिंह द्वार कहा गया और विज्ञान की कुंजी भी कहा गया। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन की पाठ्य सामग्री के पक्ष कौन कौन से होते हैं? ए ज्ञान पक्ष, बी क्रिया पक्ष, सी भाव पक्ष, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम विषयों में सबसे अधिक महत्व मातृभाषा का होता है। कला व संगीत का पाठ्यक्रम होना चाहिए। ए रुचिपूर्ण, बी प्रगति करने वाला, सी शिक्षण के लक्ष्यों की पूर्ति करने वाला, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है संगीत शिक्षा का उद्देश्य है ए संवेगों का विकास, बी आवाज का विकास, या आध्यात्मिक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी बीएड कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। प्रत्यक्ष रूप से संगीत शिक्षा का पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करता है? ए शिक्षा विभाग, बी माध्यमिक शिक्षा विभाग, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। भारत में 3 प्रकार की भाषाओं को महत्व दिया गया है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। विज्ञान विषय में विषय वस्तु के कितने रूप बताए गए हैं? ए संकेंद्रीय रूप, बी कड़ी संपर्क रूप, सी संयोजक रूप, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विज्ञान पाठ्यक्रम की शैली कौन सी होती है? ए उपकरणीय पाठ्यक्रम शैली, बी अंतःक्रियात्मक पाठ्यक्रम शैली, सी व्यक्तिशा पाठ्यक्रम शैली, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी। 69 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का संबंध होता है। ए छात्रों की आवश्यकताओं से संबंधित, बी रुचियों से संबंधित, सी स्तरों से संबंधित, डी उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। करीब 80 प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास का संबंध होता है ए भूतकाल से बी, वर्तमान काल से सी, भविष्य काल से डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, भूतकाल से। आप लोग ध्यान रखना, या प्रैक्टिस से जो हम लोग हल कर रहे हैं, ये आगरा यूनिवर्सिटी का BD 105 है, वहाँ वार्षिक एग्जाम है, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह ये BD 202 है, सेकंड सेमेस्टर का। प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की पाठ सामग्री का संगठन किस आधार पर होना चाहिए? ए वातावरण पर आधारित, बी परिस्थितियों पर आधारित, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, गणित की उन्नत तथा बुद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, नेपोलियन का। नेपोलियन बोनापार्ट के अनुसार गणित की उन्नति तथा सुधार देश की संपन्नता से संबंधित है। इस कथन से उन्होंने गणित के प्रयोगात्मक मूल्य का उल्लेख किया। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए, उक्त कथन है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, शंकराचार्य का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, ए 1976 में, बी 1956, सी 1962, डी 1961। सही जवाब हो जाएगा ए, 1976 में। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, साल 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। इसके बाद 1981 में इस जनसंख्या नीति में कुछ संशोधन भी किए गए। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ए 1952 में, बी 1953 में, सी 1959, डी 1956 में। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? सही जवाब हो जाएगा ए, 1952 में। भारत दुनिया में पहला देश है जिन्होंने 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। 1952 की अपनी ऐतिहासिक शुरुआत के बाद परिवार नियोजन कार्यक्रम ने नीतियों और वास्तविक कार्यक्रम क्रियान्वयन की ओर परिवर्तित किया। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा गोष्ठी का आयोजन 1970 में कहाँ किया गया? ए यूनेस्को द्वारा बैंकॉक में, बी यूनेस्को द्वारा रूस में, सी यूनेस्को द्वारा भारत में, डी यूनेस्को द्वारा जापान में। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, यूनेस्को द्वारा बैंकॉक में। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में कब स्वीकार किया गया? ए 1980, बी 1981, सी 1982, डी 1985। सही जवाब हो जाएगा ए, 1980। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम 1 अप्रैल 1980 में से प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, दर्शन का पाठचर्या का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई अन्य पक्ष नहीं है, उक्त कथन है। ए रस का, बी पियाजे का, सी थांडाइक का, डी बिनर का। सही जवाब हो जाएगा ए, रस का। अगला प्रश्न है, भारत में अध्ययन विषयों के आधुनिक पक्ष हैं। ए सर्वांगीण विकास से संबंधित शिक्षा, बी बालक बालिकाओं की समान शिक्षा, सी शिक्षा की सार्वभौमिकता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 2 प्रश्न हैं, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अगर नहीं पता है तो गूगल या फिर बुक से देख लीजिएगा। मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? ए बाल केंद्रित, बी विषय केंद्रित, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। और दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या परियोजना की स्थापना कब की? ए 1980, बी 1981, सी 1982, डी 1983 में। दोनों प्रश्न जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। अगला जो टेस्ट होगा, ध्यान रखना, इसी का पार्ट 2 हम लोग हल करेंगे, यूनिट 2 का ही, 202 का। तो आप लोग अच्छे से बुक और मॉडल पेपर पढ़ें। पढ़ने के बाद अगर तैयार हो गया है तो आप टेस्ट दें, अपना लेवल चेक करें। अगर नहीं प्रश्न अच्छे से हो पा रहे हैं तो फिर से टेस्ट दीजिए। इससे क्या होगा, अपना लेवल पता चल जाएगा आपको। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त या जो भी है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर BEd सेकंड सेमेस्टर BD 202 के लिए महत्वपूर्ण है, और आगरा यूनिवर्सिटी में BEd फर्स्ट ईयर BD 105 के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त या जो भी है वहाँ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए प्लीज़। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।